बाज़-औक़ात एक डॉट स्ट्रक्चर किसी मॉलिक्यूल या एनायन को बयान करने के लिए काफ़ी नहीं होता और हमें दो या इससे ज़्यादा डॉट स्ट्रक्चर्स की ज़रूरत होती है। तो ये एसीटेट आयन है और यहाँ ये डॉट स्ट्रक्चर इस एसीटेट आयन को सही तौर से बयान नहीं कर पा रहा। इस वजह से हमें एक और रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। हम यहाँ ऐसे करेंगे कि इस ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से एक इलेक्ट्रॉन का लोन पेयर यहाँ पे ले आएंगे, जिसके नतीजे में कार्बन और इस ऑक्सीजन के दरमियान डबल बॉन्ड बन जाएगा। साथ ही साथ हम यहाँ से दो पाई इलेक्ट्रॉन्स लेकर इन्हें ऑक्सीजन के ऊपर लगा देंगे। अब हम यहाँ पर रेजोनेंस का दो तरफा तीर बनाएंगे और जब हम रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स बनाते हैं तो आमतौर पर इन्हें हम ब्रैकेट्स में डालते हैं। अब हम आगे चलते हैं और दूसरा रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाते हैं। अब स्ट्रक्चर में इस कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान डबल बॉन्ड होगा। नीचे दाएं जानिब जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, इसके गिर्द इलेक्ट्रॉन के 3 लोन पेयर्स थे। अब इसके पास सिर्फ 2 लोन पेयर्स रह गए हैं क्योंकि एक पेयर ने दूसरी तरफ जाकर पाई बॉन्ड बना लिया है। ऊपर जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, इसका पहले डबल बॉन्ड था, लेकिन अब सिर्फ एक सिंगल बॉन्ड रह गया है और इसके पास इलेक्ट्रॉन्स के 2 लोन पेयर्स थे, लेकिन अब 3 लोन पेयर्स हो गए हैं, जिससे इस ऊपर वाले ऑक्सीजन पर एक नेगेटिव फॉर्मल चार्ज आ गया है। अच्छा, यहाँ अब इस रेजोनेंस स्ट्रक्चर को बनाने से पहले आप इस बात को यकीनी बनाएं कि आपको फॉर्मल चार्ज अच्छी तरह से समझ में आ गया है, और अगर नहीं आया तो हमारी फॉर्मल चार्ज वाली वीडियोस देखें। अब इसके बाद हम ये देखते हैं कि इन इलेक्ट्रॉन्स के साथ क्या हुआ है। तो ये इलेक्ट्रॉन्स जो हरे रंग में बने हुए हैं वो इस तरफ चले गए ताकि पाई बॉन्ड बना सकें, और ये इलेक्ट्रॉन्स जो यहाँ नीले रंग में हैं वो ऊपर ऑक्सीजन की तरफ चले गए। इस तरह से हमारे पास एसीटेट आयन के लिए 2 रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स हैं और इनमें से कोई एक स्ट्रक्चर मुकम्मल तौर पर एसीटेट आयन को बयान नहीं करता। हमें इन दोनों को एक साथ ही बनाना पड़ता है। अगर हम यहाँ मौजूद ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को देखें जो नीचे दाएं तरफ है, तो हम देख सकते हैं कि यहाँ कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान एक सिंगल बॉन्ड है। अब हम दूसरी तरफ देखें तो हमें नजर आएगा कि यहाँ कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान डबल बॉन्ड है। अब हम यहाँ इन 2 रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स के मिलाप को बनाएं तो कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान सिर्फ एक सिंगल बॉन्ड नहीं बनेगा, यहाँ कुछ किरदार डबल बॉन्ड का भी होगा। तो ये ऊपर मौजूद 2 स्ट्रक्चर्स का हाइब्रिड स्ट्रक्चर होगा। अब हम एक पार्शियल बॉन्ड बनाते हैं। ऊपर वाली ऑक्सीजन में भी बिल्कुल इस जैसा ही होगा। यहाँ हमारे पास डबल बॉन्ड है और इस तरफ एक सिंगल बॉन्ड है। इनके दरमियान में कहीं हाइब्रिड होगा। तो अब हम इसको बनाते हैं। हाइब्रिड में हमें कहीं ना कहीं पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर दिखाना पड़ेगा, और इसके लिए हम ये नुक्तों वाली लाइन बना रहे हैं और यहाँ चार्ज भी लगाना पड़ेगा। नीचे दाएं जानिब जो ऑक्सीजन है इस पर नेगेटिव चार्ज है और यहाँ नेगेटिव चार्ज ऊपर वाली ऑक्सीजन पर है। नेगेटिव चार्ज डीलोकलाइज हो गया है। ये सिर्फ एक ऑक्सीजन पर लोकलाइज नहीं हुआ, बल्कि यहाँ पर मौजूद दोनों ऑक्सीजन पर बराबर तकसीम हुआ है। हाइब्रिड कुछ इस तरह दिखता है और मुतालिया से पता लगता है कि हाइब्रिड तकरीबन एनायन की तरह ही दिखता है। यहाँ इन बॉन्ड की लंबाई पर भी मुताले किए गए हैं। इस कार्बन और इस ऑक्सीजन के दरमियान बॉन्ड की लंबाई इस कार्बन और इस ऑक्सीजन के दरमियान बॉन्ड के एन मुताबिक है। अब हम ये देखते हैं कि अगर हम हरे रंग में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ लाएं तो क्या होगा। अच्छा, अब यहाँ शायद आप सोच रहे हो कि हम इन इलेक्ट्रॉन्स को जो हरे रंग में हैं इन्हें यहाँ लाकर छोड़ क्यों नहीं देते, हम ये नीले वाले इलेक्ट्रॉन्स के पीछे क्यों पड़ जाते हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ऐसा हम क्यों करते हैं। तो अगर हम इलेक्ट्रॉन्स जो हरे रंग में हैं इन्हें मूव करके छोड़ दें तो हमारे पास डबल बॉन्ड बन जाएगा, और अगर हम ये इलेक्ट्रॉन्स जो नीले रंग में हैं इनको ना हटाएं तो ये हमारा रेजोनेंस स्ट्रक्चर होगा। लेकिन इस स्ट्रक्चर के साथ मसला ये है कि यहाँ कार्बन के साथ 5 बॉन्ड्स हैं, तो इसके गिर्द तो 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, जबकि हम जानते हैं कि कार्बन पीरियोडिक टेबल में अपनी जगह की वजह से 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स नहीं रख सकता। तो ये स्ट्रक्चर ठीक नहीं है। यहाँ पैटर्न ये है कि इलेक्ट्रॉन्स का एक लोन पेयर पाई बॉन्ड के साथ है,
यहाँ एसीटेट आयन की एक मिसाल में भी ऐसा ही है, इसलिए यहाँ पर दो रेजोनेंस के स्ट्रक्चर्स हैं। रेजोनेंस के लफ्ज से ऐसा लगता है कि एनाइन इन दोनों के बीच में आगे पीछे रेजोनेट कर रहा होगा, लेकिन असल में ऐसा नहीं हो रहा होता। बस मसला ये है कि हम इसे बना नहीं सकते। अगर हम सिर्फ एक डॉट स्ट्रक्चर बनाएं तो इससे बिल्कुल सही बात वाजे नहीं होती और इलेक्ट्रॉन्स आगे पीछे रेजोनेट करने की बजाय असल में डीलोकलाइज हुए होते हैं। जब आप अपने जहन में रेजोनेंस स्ट्रक्चर को सोचें तो साथ में ये ख्याल भी करें कि हाइब्रिड में ये कैसा होगा। तो इसमें ब्रैकेट्स, दो तरफा एरो और फॉर्मल चार्ज का ध्यान भी रखना होगा, क्योंकि रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाते हुए इन सबको भी डालना होता है। अब हम यहाँ पे एसीटेट आयन की एप्लीकेशन को देखेंगे और इसके रेजोनेंस स्ट्रक्चर को बनाएंगे। अगर हम एसीटेट आयन को देखें तो हम एक लोन पेयर को जो ऑक्सीजन से लोकलाइज नहीं हुआ बल्कि डीलोकलाइज है, इसे यहाँ ला सकते हैं और इन इलेक्ट्रॉन्स को ऑक्सीजन के ऊपर लगा सकते हैं। हम इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर बना सकते हैं और ये नेगेटिव एक फॉर्मल चार्ज इस ऑक्सीजन से लोकलाइज नहीं है, ये डीलोकलाइज्ड है। यहाँ नेगेटिव चार्ज एनाइन की स्टेबिलिटी को बढ़ा रहा है, यानी एनाइन को ज्यादा मुस्तहकम कर रहा है। तो हम कह सकते हैं कि स्टेबिलिटी डीलोकलाइजेशन की वजह से बढ़ी है। अगर हम ज्यादा रेजोनेंस स्ट्रक्चर बना सकते हैं तो इसका मतलब ये है कि एनाइन स्टेबलाइज हुआ है, यानी ज्यादा मुस्तहकम हुआ है। और इस अमल को पुशिंग इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। पुशिंग अंग्रेजी का लफ्ज है जिसका मतलब है धक्का देना, तो हम इलेक्ट्रॉन्स को धक्का देते हैं। इसमें हम इलेक्ट्रॉन्स को आगे पीछे करते हैं और इनकी हरकत को पाबंद रखते हैं। अच्छा, इस अमल में महारत हासिल करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा मशक करनी पड़ेगी, इसलिए मेरा आपको मशवरा है कि आप अपनी किताब से इसकी मशक जारी रखें। तो अब हम इससे एथॉक्साइड एनाइन के मुकाबिल ले आएंगे और यहाँ पर वही करने की कोशिश करेंगे कि ऑक्सीजन के एक इलेक्ट्रॉन्स के लोन पेयर्स को इधर ले आए। लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ कार्बन के गिर्द पहले से ही 4 बॉन्ड्स हैं, ये पहले से ही बॉन्डेड है 2 हाइड्रोजन से, और हमारे पास यहाँ ये 2 बॉन्ड्स भी हैं और इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ लाने के लिए इन्हें डीलोकलाइज करेंगे, जिसके नतीजे में कार्बन के पास 5 बॉन्ड्स हो जाएंगे। तो हम ये नहीं कर सकते भाई, हम एथॉक्साइड एनाइन का रेजोनेंस स्ट्रक्चर बना ही नहीं सकते। तो इलेक्ट्रॉन्स इस ऑक्सीजन से लोकलाइज हो जाएंगे और इस ऑक्सीजन के पास एक मुकम्मल नेगेटिव फॉर्मल चार्ज है, क्योंकि हम ये नेगेटिव चार्ज पूरे पर नहीं लगा सकते क्योंकि इससे एनाइन डिस्टेबलाइज हो जाएगा। लिहाजा बाएं जाने वाले एनाइन के मुकाबले में इसकी स्टेबिलिटी कम है क्योंकि हम इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर नहीं बना सकते। अगर हम इन बेसिस के कॉन्जुगेट एसिड के बारे में बात करें तो एसीटेट आयन का कॉन्जुगेट एसिड एसिटिक एसिड होगा। अब हम एसिटिक एसिड को इस तरह से बनाएंगे, एथॉक्साइड एनाइन का कॉन्जुगेट एसिड एथेनॉल होगा, तो एथेनॉल भी बनाएंगे और इन दोनों में हम देखेंगे कि कौन ज्यादा एसिडिक है। हम जानते हैं कि एसिटिक एसिड ज्यादा एसिडिक है, तो बहुत ज्यादा इम्कान ये है कि ये एक प्रोटॉन दे दे क्योंकि कॉन्जुगेट बेस ज्यादा स्टेबल होती है, इसलिए इसमें आप रेजोनेंस या इलेक्ट्रॉन्स की डीलोकलाइजेशन के बारे में सोच सकते हैं। अब अगर हम एथेनॉल को देखें तो इसके बहुत कम इम्कानात हैं कि ये प्रोटॉन डोनेट कर दे क्योंकि एथॉक्साइड एनाइन जो कि कॉन्जुगेट बेस है वो इतनी स्टेबल नहीं होती, इस वजह से आप इसका कोई रेजोनेंस स्ट्रक्चर भी नहीं बना सकते। यहाँ नेगेटिव चार्ज डीलोकलाइज होने के काबिल नहीं है। यहाँ हमने रेजोनेंस स्ट्रक्चर की सिर्फ एक मिसाल देखी है, अब आप इसको समझने के लिए और ज़्यादा मशक करें। अगली वीडियो में हम मुख्तलिफ पैटर्न्स के बारे में बात करेंगे जिन्हें आप देख सकते हैं। इस वीडियो में हमने इलेक्ट्रॉन्स का एक लोन पेयर लिया जो पाई बॉन्ड के साथ था और इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाया, लेकिन एथॉक्साइड के साथ ऐसा नहीं हुआ क्योंकि वहां हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स की लोन पेयर के साथ पाई बॉन्ड नहीं था। तो इस बारे में हम मजीद बात अपनी अगली वीडियो में करेंगे।